नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। दस साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है और एक बड़ी अहम सलाह भी दी है। ये बताने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री के कहे हर शब्द की कीमत क्या होती है। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते एक ऑल पार्टी मीटिंग में एक कह दिया था कि हमारी सीमा में ना तो कोई घुसकर आया हुआ है, ना कोई घुसा हुआ है और ना ही किसी ने हमारे किसी पोस्ट पर, चौकी पर कब्जा किया है। इसको लेकर डॉक्टर सिंह ने सरकार को चेताया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में कहा कि पीएम शुड ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ हिज वर्ड्स, यानी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसके बारे में उन्हें सचेत रहना चाहिए कि उसके परिणाम, उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको लेकर भी सरकार को आगाह किया कि जो भ्रामक प्रचार होता है, दुष्प्रचार होता है या डिसइंफॉर्मेशन होती है, गलत जो प्रोपेगेंडा होता है, वो कभी भी डिप्लोमेसी का, कूटनीति का विकल्प नहीं हो सकता। उनका ये भी कहना है कि जो पिछलग्गू सहयोगी हैं, पिछलग्गू माने जो आपके फैक्टोटम हैं, जो आपके दरबारी जो सहयोगी हैं, उनके झूठ के प्रचार से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। बहुत कड़े लफ्ज इस्तेमाल किए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उन्होंने ये भी कहा है कि ये वक्त है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना होगा और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना होगा। मेरे साथ है प्रोफेसर BR दीपक, आप चेयरपर्सन हैं सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ एशियन स्टडीज JNU में। प्रोफेसर दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बातें कही हैं, खासकर ये कि प्रधानमंत्री को नाप तौल कर बोलना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस स्थिति में ये बातचीत की और किस मनोदशा में ऐसे उन्होंने, खास करके जब बैठक, जब उनका जो वक्तव्य खत्म हो रहा था उस समय ये बात कही। लेकिन जहां तक मनमोहन जी का सवाल है, मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक इशारा किया है कि जो प्रधानमंत्री की बातों का जो वजन है वो ना सिर्फ देश के लिए, बल्कि खास करके जिस तरह से अभी जो हमारे संबंध है किस मोड़ पे पहुंचे हैं चीन के साथ, तो उस पर बहुत इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और हो सकता है नकारात्मक भी प्रभाव पड़े। हालांकि जो चीन में इस चीज पर बातचीत चल रही है आजकल, उनके जो ट्विटर हैं, लोकल ट्विटर, वेइबो जिसको बोलते हैं, उससे हालांकि इसको उड़ा दिया है चीन सरकार ने। लेकिन जो दूसरे और सारे जो प्लेटफॉर्म है उसमें इस पे बहुत चर्चा हो रही है और मैं संक्षेप में ये कहूंगा, एक तो सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि ये तो हमारी जो बातें हैं जो आज तक हम बोल रहे हैं उसको सत्य करार करवाते हैं, और दूसरी जो बात ये भी वो बोल रहे हैं कि ये तो जो मोदी जी बोल रहे हैं ये अपनी जनता के लिए बोल रहे हैं और अपनी फौज के लिए बोल रहे हैं। तो ये इन दो बातों पर चीन में आजकल ये चर्चा हो रही है। लेकिन जो तीसरा इसका पहलू है वो थोड़ा हास्यास्पद भी है और लोग इस पर थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहे हैं, चीन का जो सोशल मीडिया की, देखो ये किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बात मैं ये कहूंगा, जैसे जो प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक जो तालमेल है, खास करके जो रक्षा मंत्रालय हमारा हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया और PMO हो गया, उससे लगता है कि थोड़ा सा जो तालमेल हमारा बैठ नहीं पाया है। और जो हमारी जो नीति होती है, खास करके जो विदेश नीति है या फिर सैन्य नीति भी कहिए, जो विदेश नीति खास करके और जो विशेषकर चीन के प्रति जो हमारी नीति है, उस पर सवाल थोड़ा उठ जाता है। जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि चीन ने प्रोपेगेंडा के लिए उसका खूब इस्तेमाल किया है। जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, चीन ने उसका प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया, जैसे प्रोफेसर दीपक भी बता रहे हैं। उसने इसे अपने स्टैंड की एक तस्दीक माना, पुष्टि माना, कंफर्मेशन माना है कि चीनी फौज ने भारतीय इलाके में घुसपैठ नहीं की। शनिवार को PMO ने इस पर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था, लेकिन चीनी मीडिया ने उससे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि ये माना गया है कि प्रधानमंत्री ने जो भी बोला था वो एक तरह से चीन को
क्लीन चिट देने की बात थी कि हमारी सीमा में कोई नहीं आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सीमा पर हुए झगड़े को डाउन प्ले कर रहे हैं, कम करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भारत और चीन के बीच रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। ये बड़े पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को ये पता है कि उनका देश चीन के साथ झगड़े को आगे नहीं बढ़ा सकता, इट्स नॉट फीजिबल, इसलिए वो तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये दिस इज मसल फ्लेक्सिंग। अखबार में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष होने पर भारत राष्ट्रवाद को आगे रखकर कार्रवाई कर सकता है, इशारा पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन चीन के मामले में ऐसा मुफीद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए थे, मसलन ये कि अगर सीमा में कोई घुसा ही नहीं तो फिर लद्दाख में खूनी संघर्ष कैसे हुआ और क्यों हुआ, और फिर जो कमांडर्स की मीटिंग चल रही है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चल रही है, वो किस लिए चल रही है अगर कुछ हुआ ही नहीं तो। पीएमओ की तरफ से जारी क्लैरिफिकेशन में कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने ये जो टिप्पणी की वो गलवान घाटी के बारे में थी, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की हरकतों की वजह से वह मारपीट हुई थी। प्रोफेसर दीपक, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, प्रधानमंत्री के उस बयान का चीन ने जिस तरह इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल किया है, बड़ा पेट्रोनाइजिंग भी है, जैसा आप पहले भी बता रहे थे, और उसको लेकर वहां काफी चर्चा भी है। इसको आप कैसे देखते हैं, जो इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल, सदुपयोग तो हम नहीं कहेंगे, उपयोग या दुरुपयोग किया है, उसको किस निगाह से देखते हैं? नहीं, चीन तो नेचुरली इसको जो अपने फायदे है उसके लिए प्रयोग करेगा और वो कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल साफ बात नजर आती है। और जिस तरह से जो उसकी अपनी नीतियां हैं, खास करके जो हमारा जो वेस्टर्न सेक्टर है, तो उसमें जो अपनी जो जमीनी हकीकत है उसको दर्शाने के लिए इसको प्रयोग कर रहा है कि भाई जो हम आगे बढ़े हैं, चाहे वो जो पांगगोंग त्सो के जो फिंगर्स एरिया हैं, 4 से 8 के बीच का जो इलाका उन्होंने हथियाया है, खैर उस पर तो अभी बात ही नहीं हुई है, उस पर मुझे लगता है कि और समय लगेगा और काफी लंबा समय लगेगा, इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। जो पेट्रोल पॉइंट 14 है, उसी में जो बवाल मचा है कि उसका ये कहना है कि हमारे जो फौजी है, उन्होंने जो भारतीय सेना है जो इसमें हमारे जगह पर घुसपैठ की है और यहाँ पर झगड़ा किया है, यहाँ पर जो हमारे तंबू बम्बू उखाड़ दिए हैं, तो इस तरह से उसका प्रयोग कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मैं इस बात पे अभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हमें इसको जो चीन की जो पूरी नीति है, क्षेत्रीय नीति है, और खास करके जो उसकी जो ग्लोबल पॉलिसी है, उसको संदर्भ में रख करके ये बात करनी चाहिए। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, जो चीन की जो बॉर्डर जो पॉलिसी है, वो यही पॉलिसी है कि जो खास करके जो बीच का जो ग्रे एरिया है, जहां पर जो नो मैन्स लैंड है, क्योंकि डिफाइन तो हुई नहीं है सीमा जमीन पे, ना ही एलएसी जमीन पे साइन डिलिमिट हुई है, तो इसका वो लोग भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। और इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब हमारी जो कमी है वो थोड़ी खलती है, लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई है, तो इसलिए हमको थोड़ा और सतर्कता बनाने की जरूरत है सब जगह पर, चाहे वो सैन्य दृष्टि से हो, चाहे फिर आर्थिक दृष्टि, और खास करके जो जमीनी हकीकत है उस वेस्टर्न एरिया में, जब हमको पता है कि उसकी हरकत क्या है, वो क्या करता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सतर्कता और जो एक रूपता है लोगों के बीच में, मिनिस्ट्री के बीच में, तो उसको हमको बरकरार रखना होगा। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। भारत के पूर्व राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ जो है, डिफेंस एक्सपर्ट्स, और इस वक्त जो हालात बने हैं उसको लेकर चिंतित हैं। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके श्याम सरन ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी मीटिंग में दिए बयान से मैं आश्चर्यचकित भी हूं, हैरान भी हूं और भ्रमित भी हूं, कंफ्यूज्ड भी हूं। श्याम सरन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान का यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि चीन के कब्जे वाला अक्साई चिन अब भारत का इलाका नहीं है। अगर हमारी सीमा में, अभी तक हम अक्साई चिन को अपना इलाका मानते आए हैं, दावा हमारा रहा है, लेकिन इस बयान से यह मतलब भी निकाला जा सकता है, इम्प्लीकेशन, कि अक्साई चिन अब भारत का इलाका नहीं है। यह कहना है श्याम सरन का, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। श्याम सरन ने कहा कि भले प्रधानमंत्री का इरादा या इंटेंट ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के स्तर पर
शब्दों का जो चयन होता है, चुनाव होता है, अल्फाज चुने जाते हैं जो, वो सावधानी से होना चाहिए और किसी भी तरह की एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता से उन्हें बचना चाहिए। यही बात जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही है। वहीं देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने जापान टाइम्स में लिखे आर्टिकल में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के अपीजमेंट यानी उसकी तुष्टीकरण की नीति से कोई फायदा नहीं हुआ है। चीन के साथ तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, अपीजमेंट की, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ है। लाइन ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल पर चीन के जो घुसपैठ है उसकी घटनाएं इससे कम नहीं हुई हैं। ब्रह्मा चेलानी ने यह भी कहा कि लद्दाख में गलवान घाटी में चीन की अप्रत्याशित, जो अनएक्सपेक्टेड थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी, इस हरकत बिल्कुल भी मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। इसका अंदाजा पहले से ही लोगों को था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। प्रोफेसर दीपक, मैं जानना चाहता हूं आखिरी सवाल, हमारे डिप्लोमेट्स के लिए इस बयान से कोई मुश्किल पैदा हुई है क्या? नहीं, थोड़ा सा तो जो तालमेल जो खराब हुआ है वो तो जरूर थोड़ी मुश्किल पैदा करता है। तो इसीलिए तो जो पीएम ने बाद में जो स्पष्टीकरण दिया है तो उससे भी इस बात का पता चलता है। लेकिन मेरा कहना है कि ये शायद जो अपीजमेंट, अगर इसको बोलेंगे, थोड़ा कड़ा शब्द है ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की शायद ये मंशा रही होगी कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन इसके जो परिणाम है थोड़े वो गलत निकल जाते हैं, जैसे श्याम शरण जी ने बोला और हमारे कई जो सहयोगी हैं उन्होंने भी खुलेआम बोला कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए, खास करके इस अवसर पर जब सीमाओं में तनाव है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ इस एक बात से नहीं होती है, इसका जो संबंध है वो पूरा मुझे लगता है कि जैसे मैं बोलता आया हूं, जो चीन का जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन है, या हो सकता है जो ग्लोबल जो शक्ति संतुलन है, वो अभी उसकी तरफ बढ़ा हुआ है। तो इसलिए वो जो चाहता है, जो भी जितने भी हथकंडे वो अपनाना चाहे वो प्रधानमंत्री की बात कही हो या फिर जो दूसरे है, वो हमेशा ही अपने फायदे के लिए उनको प्रयोग करता रहेगा और आगे भी ऐसा ही करता रहेगा, क्योंकि चीन की जो नीति है और खासकर जो भारत की नीति है, वो भारत को दक्षिण एशिया तक उसको सीमित रखना चाहता है। और खास करके जब हम जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें गालवान घाटी में बढ़ा रहे हैं, इस तरफ जो हमारी जो डीवीओ की जो रोड है, उससे चीन को काफी परेशानी हो गई है। और खास करके जो दूसरे उसकी जो हाईवे 219 है, उस पर हमारी नजर, और जो अक्साई चीन है जो ज्यादा अप्रोचेबल हो जाता है। तो चीन को लगता है कि जो भारत की जो अक्साई चीन को जो नीति है, जैसे हमारे गृह मंत्री ने भी पार्लियामेंट में बोला है कि हम इसको लेके रहेंगे, हमारा हिस्सा। तो चीन ये और जो उसके जो पाकिस्तान के साथ जो संबंध है, जो आर्थिक गलियारा बनाया उन्होंने, लेकिन ये सब चीजें मुझे लगता है कि ट्रिगर हैं। लेकिन जो असलियत बात ये है कि चीन जो एक इमर्जिंग हेजेमन है, वो एक जो एस्टेब्लिश्ड हेजेमन है, उसको चैलेंज कर रहा है, और हम बीच ना बीच में उसके कहीं लपेटे में आ रहे हैं। बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि हमारी जो पॉलिसी रही है डिफेंस मैटर्स को लेकर, वो मैस्कुलिन पॉलिसी रही है। मौजूदा पॉलिसी चीन को लेकर के आप उसे अब मैस्कुलिन पॉलिसी कहेंगे? नहीं, मैं चीन को लेकर के तो मैं मैस्कुलिन पॉलिसी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, उसकी सैन्य शक्ति काफी मजबूत है, उसकी आर्थिक शक्ति बहुत मजबूत है, हमसे 5 गुना उसकी आर्थिक जो स्थिति है, जीडीपी है, और फिर जो सैन्य शक्ति पर जो उसका खर्चा है, हमसे 4 गुना ज्यादा करता है वो। तो लेकिन ये जरूर है कि जो चीन की मनमानी है वो हम होने नहीं देना चाहते हैं, और ये थोड़ा जो मोदी सरकार है उसने प्रयास किया है कि इसको रोका जाए, जो जिस तरह से वो मनमानी करना चाहते वो होने नहीं देंगे। तो इसीलिए जो झड़पें होती हैं, हम देख रहे हैं कि 2013 में जो डीबीओ की झड़प थी, फिर उसके बाद चुमार की झड़प हो गई, उसके बाद डोकलाम हो गया, अभी सबसे बड़ा ये हो गया। तो ये इसी का परिणाम है कि जो चीन की जो पुरानी जो
विस्तारवादी जो नीति है, तो हमें लगता है कि हमने जो अपनी जो रेड लाइंस है वो ड्रॉ कर दिए चीन के खिलाफ कि नहीं, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि शायद प्रधानमंत्री के दिमाग में ये हो जब उन्होंने ये वक्तव्य दिया, मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो हमारी जो पैकेज डील है चीन के साथ, हो सकता है कि उसकी ओर भी एक इशारा हो, क्योंकि हमें लगता है कि अक्साई चीन तो अब तो हमारे हाथ से चले गया, तो इसलिए क्यों ना जो 54 लाइनें 1960 में जो डील रखी थी, जो ईस्ट वेस्ट स्वैप की कि आप मैकमोहन लाइन के नीचे का एरिया रख लो और हम ये अक्साई चीन रखते, हो सकता है उसकी तरफ भी थोड़ा इशारा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इशारा उस साइड उस तरफ होगा। भारत और नेपाल के बीच सदियों से शादियों के रिश्ते रहे हैं, जिन्हें जज्बाती होकर लोग रोटी बेटी का रिश्ता कह देते हैं। मतलब यह है कि दोनों देशों की सीमा से जुड़े इलाकों में रहने वाले परिवारों के बीच शादी विवाह होना आम बात है। शादियां होती हैं तो उन परिवारों का मिलना जुलना भी होता है और खाना पीना भी होता है। लेकिन हाल में दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ा है, उसका सीधा असर अब सीधे तौर पर शादियों पर भी पड़ने जा रहा है। नए नक्शे को लेकर खड़े हुए विवाद से पहले ही काफी तनाव पैदा हो गया था। अब खबर यह है कि नेपाल अपने नागरिकता कानून, जो उनका सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें बदलाव करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर नया कानून बन गया तो किसी नेपाली आदमी से शादी करने वाली किसी भी विदेशी महिला को नेपाल की नागरिकता लेने के लिए 7 साल तक का इंतजार करना होगा और इसका सीधा और सबसे ज्यादा असर भारतीय लड़कियों पर पड़ेगा। नेपाल में जो सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने नेपाली नया नागरिकता कानून बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक शादी के बाद विदेशी महिलाओं को कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन फौरन पूरी सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा जो अभी तक ऐसा होता आया है। ऐसी चर्चा है कि नेपाल ने नया कदम भारत के साथ रिश्तों में पैदा हुई दरार को और बढ़ाने के लिए किया है। इसके जरिए वो भारत को कोई खास मैसेज भेजना चाहता है। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज जोशी, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जोशी, हमेशा की तरह अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यह है कि आप इस बात से सहमत है कि नेपाल ने जो नया नागरिकता कानून बनाने की पहल जो की है, उसमें भारत को कोई सख्त पैगाम देने के मकसद से की है? अब ये पता नहीं भारत को पैगाम देने का इरादा था या राजनाथ सिंह जी को पैगाम देना था, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ही बोले थे अभी हाल ही में कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी के रिश्ते हैं। और राजनाथ सिंह ही ने जो वो पुल का उद्घाटन किया था, जो लिपु लेक को सड़क जा रही है, तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी को ये संदेशा दिया जा रहा है। हाँ, पर ये जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि मधेश का जो मसला है, मधेश के जो लोग हैं, उनके रिश्ते भारत के लोगों के साथ काफी घनिष्ठ हैं और ये जरूर एक दरार पैदा करने का इरादा बन रहा है। नेपाल धीरे से भारत के साथ, जिसको डीकपलिंग कहते हैं आजकल, की डीकपलिंग हो रही है। धीरे धीरे नेपाल अपनी सॉवरेंटी को जो है और मुल्कों के जैसे सामने रखना चाहता है, क्योंकि ये जो कानून है ये कोई विचित्र चीज नहीं है। स्वीडन में भी ऐसा ही कानून हो, स्वीडन में शायद 10 साल इंतजार करना पड़ता है। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कानून बनने के बाद क्या ये कहा जा सकेगा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी जैसे रिश्ते हैं? नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी जैसे रिश्ते कहने की बात होती है। पूरा संदेश जो आ रहा है, जो मैसेजिंग जिसे कहते हैं सामरिक संदेशा, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग नेपाल की तरफ से अभी नहीं, मतलब 1-2 दशकों से आ रही है। वो ये है कि नेपाल चाहता है कि ये छोटा भाई बड़े भाई पर रिश्ते नहीं टिकने चाहिए, कि भारत जो है, और खासकर जो छोटे मुल्क होते हैं, बराबरी, उनको बराबरी की जो है ज्यादा जिद होती है। आप बड़े विशाल मुल्क हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर छोटे मुल्क हैं तो आपको थोड़ा बहुत, और ये भारत को लिहाजा करना चाहिए। जी, मैं आगे बढ़ता हूं, आपके पास वापस आऊंगा। जब नेपाल ने नया नक्शा बनाने की कोशिश शुरू की, तब भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं,
जनरल मनोज नरवाणे, उन्होंने कहा था कि नेपाल ये कदम किसी और के उकसावे पर उठा रहा है। माना गया था कि उनका इशारा चीन की तरफ है। नागरिकता कानून में बदलाव की पहल नेपाल की अपनी है या इसके पीछे चीन का एंगल है, इसके बारे में कुछ भी कहने का हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपनी तरफ करने में जुटा हुआ है, ये बात सबके सामने है, जानकारों के सामने भी और जनता के सामने भी। इसी सिलसिले में ये खबर अहम मानी गई है कि चीन ने बांग्लादेश को नई आर्थिक रियायतें देने का ऐलान किया है। चीन पहले से ही भारत के इस पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन ने बांग्लादेश के 5,161 सामानों पर 97% टैरिफ हटाने का ऑफर दिया है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच टैरिफ फ्री ट्रेड का करार है। उसके तहत बांग्लादेश के 3,995 सामान जो वहां बनते हैं, उन पर भारी छूट मिली हुई है। 3,095, माफ कीजिए। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एनआरसी और सीएए को लेकर भी मतभेद बढ़े थे। अब शक ये किया जा रहा है कि उसका फायदा उठाते हुए चीन ने ये नई पेशकश की है। इससे पहले चीन ने श्रीलंका और मालदीव के साथ भी ऐसे आर्थिक समझौते किए थे जिनसे भारत में चिंता पैदा हुई थी। मालदीव तो अब उनमें से एक समझौता तोड़ चुका है, लेकिन श्रीलंका में चीन की मदद से एक बंदरगाह बना है। मेरा दूसरा सवाल आपसे है मनोज, चीन बांग्लादेश को जो ये नई रियायतें दे रहा है, क्या उसमें आपको किसी भारत विरोधी स्ट्रैटेजी का इशारा मिलता है? देखिए, भारत विरोधी कर लीजिए या चीन अपनी हेजेमोनी साउथ एशिया में दिखाना चाहता है कि कितनी शक्ति है उसमें, कितनी आर्थिक शक्ति उसकी कैसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पिछले सेगमेंट में प्रोफेसर दीपक ने भी यही अर्ज किया था कि जहां तक कि दक्षिण एशिया है, भारत को सीमित रखना चाहता है चीन दक्षिण एशिया में, और साथ साथ जो है अपने रिश्ते कायम करना चाहता है। और जहां तक कि बांग्लादेश का सवाल है विनोद, रक्षा सामग्री जो है बांग्लादेश की आर्मी की, वो ज्यादातर चीन से वैसे ही आ रही है। अभी पनडुब्बियां खरीदने का उनका इरादा है, तो चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो बांग्लादेश हो, रक्षा सामग्री तो उनकी आ ही रही है, क्योंकि भारत के पास कोई रक्षा इंडस्ट्री है ही नहीं, किसी नाम की इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास, तो हम किसी रक्षा सामग्री हम उनको दे नहीं सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसका भी वो भी एक मैं कहूंगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉरेन पॉलिसी का, मतलब जो रक्षा सामग्री जो दी जाती है। साथ साथ जो है, जहां तक कि आपने अभी आंकड़े दिए थे ट्रेड के बारे में, इसमें इतना ही कह सकता हूं कि देखिए, जहां तक कि भूगोल का सवाल है, तो चाहे वो नेपाल हो या बांग्लादेश हो, वो भारत के साथ ताले में बंद है, क्योंकि भौगोलिक फायदा तो भारत ही का है। क्योंकि अगर आम सामग्री जो ट्रेड की सामग्री है आती जाती है, तो उसकी जो कैरेज की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसमें सब हर एरिया में भारत का फायदा है, क्योंकि चीन को वही सामग्री ले जाने में उतनी कीमत और पड़ेगी। तो हमारा फायदा तो है, पर इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। जी मनोज, मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस वक्त एक साथ भारत की तीन सीमा जो है, तीन सरहद हैं, वो अशांत दिख रही हैं। चीन के साथ सीमा पर जो हुआ उससे हम सभी वाकिफ हैं। नेपाल के साथ जुड़ी सीमा एक नई चिंता बनकर उभरी है, और इस बीच पाकिस्तान ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ताजा घटना में पाकिस्तान ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी, राजौरी के नौशेरा सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलाबारी की और मोर्टार से गोले फेंके, दागे। इससे नौशेरा में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात एक जवान शहीद हो गया। इस महीने पाकिस्तान की फायरिंग में अभी तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में दहशतगर्दी की घटनाएं बड़ी नजर आई हैं। गुजरे दिनों में कई एनकाउंटर हुए हैं, उनमें भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को अच्छी खासी कामयाबी मिली है। लेकिन उससे ये संकेत भी मिला है कि पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी समूह एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। मनोज, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है
क्या आपको लगता है कि चीन और नेपाल से बड़े तनाव के बीच पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि भारत के खिलाफ वो अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है, ये अच्छा मौका है? विनोद, नहीं, मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि ये हर साल एक मौसम का असर पड़ता है, क्योंकि जब जो पहाड़ी पासेस होते हैं वहां पे बर्फ पिघल जाती है, आना जाना थोड़ा आसान हो जाता है, और हर साल इस सीजन में पाकिस्तानी गतिविधियां जो हैं तेज होती हैं। ये हमने देखा है। पर इस साल हमने ये भी देखा है कि क्योंकि भारतीय जो वहां पे जो भारतीय डिप्लॉयमेंट है वो काफी कड़ा हो गया है, पाकिस्तान हथियार नहीं भेज पा रहा है। तो अभी आपने एक सिलसिला देखा होगा कि जबकि ड्रोन के जरिए से हथियार जो है दिए जा रहे हैं। तो आपने जो गोलाबारी की बात की, ये गोलाबारी तभी होती है जबकि घुसपैठिए अंदर भेजने होते हैं। तो जब घुसपैठिए अंदर भेजने होते हैं, गोलाबारी की जाती है, तो गोलाबारी में हमारे जो रक्षक हैं वो अपने दुबक के थोड़ा बैठते हैं, तो उसमें ये घुसपैठ होती है। तो ये सब जुड़े हुए हैं और ये हर कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। मैं एक बात जानना चाहता हूं आखिर में, पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसके बीच आप प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आज कहां देखते हैं? देखिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो कब की कहां रह गई। वो तो 2014 में उसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद 2015 में हमने नेपाल को ब्लॉकेड किया था। पूरी जड़ जो है आज की जो नेपाल के साथ जो विवाद है वो 2015 में हमने उसकी शुरुआत की थी। 2016 में आपने देखा था कि ये सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि मोदी जी और बीजेपी ने देखा कि पाकिस्तान को मारने से उनको इलेक्शन में फायदा होता है, चुनावी फायदा हो रहा है। तो तब से जो है वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये रवैया अपना लिया है, कड़ा रवैया अपना लिया है, क्योंकि उसका उनको चुनावी फायदा होता है। अब बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, मैं समझता हूं जरूर अभी कभी ना कुछ होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज जोशी, अपना समय हमें देने के लिए हमेशा की तरह। हम आगे बढ़ते हैं। देश का ध्यान इस वक्त चीन के साथ बढ़ते जा रहे विवाद पर टिका हुआ है। नेपाल जो चुनौती खड़ी कर रहा है वो भी चर्चा में है, लेकिन इस बीच मीडिया में कोरोना वायरस की चर्चा प्रायोरिटी में, प्राथमिकताओं में थोड़ी नीचे चली गई है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ये समस्या कम हो गई है। असल हाल तो यह है कि कोरोना वायरस की वजह से खड़ा हुआ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में रिकॉर्ड होने वाले मामलों की तादाद अब रोज औसतन 8% के हिसाब से बढ़ रही है। 17 मई तक ये दर सिर्फ 4.6% थी। जब से महामारी शुरू हुई तो पहले 1 लाख तक केस पहुंचने में 78 दिन लगे थे, लेकिन 3 लाख से 4 लाख तक की संख्या महज 8 दिन में पहुंच गई। अब ये तादाद जो है 4.25 लाख को पार कर चुकी है। कहने का मतलब यह है कि कोरोना वायरस तेजी से देश को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। इलाज के इंतजाम नाकाफी हैं और इस कारण लोगों में चिंता गहरी है। चिंता की बात यह भी कि दुनिया भर में कोविड-19 के इन्फेक्शन की एक नई लहर आगे लगती है। रविवार को 1,83,000 से ज्यादा मामले सारी दुनिया में दर्ज हुए। WHO ने इस तरफ ध्यान खींचा है कि ये एक दिन में सबसे ज्यादा जैसे देशों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज होने का नया रिकॉर्ड है। WHO के मुताबिक चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं, जबकि पहले समझा गया था कि वहां पर इस पर काबू पा लिया गया है। अमेरिका के नए इलाकों में बहुत तेजी से इन मामलों के बढ़ने की खबर है। कुल मिलाकर हालात चिंताजनक है। ऐसे में ये जरूरी है कि हमारा ध्यान इस महामारी से नहीं हटना चाहिए। हमें लगातार सरकार से मांग करनी होगी कि वो हेल्थ सिस्टम जो हमारा है, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन्हें जरूरत के मुताबिक बनाए और साथ ही बिगड़ती आर्थिक हालत को भी संभालने के लिए कदम उठाए। आखिरकार सरकारें होती किस लिए हैं? कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।